दोस्तों नमस्कार और गुड मॉर्निंग आप सभी को। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। 7 बज चुके हैं और आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है बायोलॉजिकल साइंस की, यानी जीव विज्ञान की। इस समय जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें उन अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है जो भोजन को पचाने में इन्वॉल्व होते हैं, जो भोजन को पचाने में बिजी होते हैं। हम उन सारे अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और कल मैंने आपको छोटी आंत के बारे में जानकारी दिया था। मैंने बोला था कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 22 फीट होती है, 22 फीट लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये 3 भागों से मिलकर के बनी होती है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। मैंने आपको बताया था कि डियोडिनम यानी कि ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि ग्रहणी में 2 प्रकार के रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस आकर के मिलते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक एंजाइम के बारे में बताया था। उस एंजाइम का नाम था लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम। प्रश्न ये है कि लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? लाइपेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? तो मैंने आपको कल बताया था कि ये फैट का, वसा का पाचन करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइपेज एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करता है, तो क्या ये फैट को आसानी से डाइजेस्ट कर देता है कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एक और स्टेप की जरूरत पड़ती है, और उस स्टेप का नाम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी वसा का पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा को पायसीकृत करना। चूंकि ये जो वसा होता है ये जल में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है। जरूरी है कि पहले हमें इसका पाचन करना पड़ेगा, इसे घुलनशील बनाना पड़ेगा। तो मैंने कल आपको जानकारी दिया था कि वसा को जल में घुलनशील बनाने का जो मेन रोल होता है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो घुलनशील बनाने का कार्य जो था वो बाइल जूस के द्वारा किया जाता है, बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। ये पित्त रस जिसे हिंदी में बोला जाता है, इसका निर्माण लीवर में होता है, लीवर में। और पित्त रस पित्ताशय में आकर के इकट्ठा होता है और ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में जाकर इस अघुलनशील वसा को घुलनशील बनाता है, घुलनशील बनाता है, और फिर लाइपेज एंजाइम इस घुलनशील वसा को क्या करता है? पचा डालता है। ये जानकारी कल आपको दी गई थी, आज हम लोग इसी के बारे में लिखेंगे। तो पहला हेडिंग आज का हेडिंग बनाइए पित्त रस, यानी कि बाइल जूस। तो हेडिंग है पित्त रस। बाइल जूस। पहला बड़ा ही फेमस सवाल यहां से पूछा जाता है, कई बार मैं बोल चुका हूं
कि पित्तरस का निर्माण कहां होता है। अच्छा, ये जो प्रश्न है ये मैंने जब सुपर टेक का पहली बार पेपर हुआ था, आई थिंक 2018 में, शायद दिसंबर 2018 में सुपर टेट का पहली बार पेपर हुआ था। तो जब 2018 में पहली बार पेपर हुआ था, जब भी हुआ 2018 में पहली बार जब पेपर आपका हुआ था, 2 बार अब तक हो चुका है सुपर टेट का। एक बार 2018 और एक बार शायद 2019 में हुआ था। 7 जनवरी 2019 या 6 जनवरी 2019 को दूसरी बार हुआ था। फिर दिसंबर 2018 में, नहीं इतनी जल्दी तो नहीं था, 2000 जब भी 17 मान लीजिए, ये मायने नहीं रखता है। तो उस समय जब पहली बार सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, तो उस समय जितने भी शिक्षा मित्र भाई बहन थे वो लोग भी आकर के क्लास ले रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये नेसेसरी था कि वो सुपर टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो उसमें पहली बार जब पेपर हुआ तो उसमें आयोग का ये नियम था कि मैं क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बल्कि वन लाइनर क्वेश्चन। और पहली बार जब पेपर हुआ तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका जब प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया, तो उसमें ये सवाल मैंने प्रश्न पूछा कि पित्तरस का निर्माण कहां होता है। तो ऑप्शन तो देना नहीं था, बस एक लाइन छोड़ देना था, उसमें वो लोग उत्तर देते। तो कुछ लोगों ने लिखा कि पित्तरस का निर्माण कानपुर में होता है, कुछ लोगों ने लिखा बनारस में होता है, कुछ लोगों ने लिखा अपना मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग जो जिला उनको पसंद था उस जिले का उन्होंने उदाहरण दिया। तो आप लोग भी जान जाइए कि पित्तरस का निर्माण कानपुर में नहीं होता, बनारस में नहीं होता। पित्तरस का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है, लीवर यकृत में होता है। समझ पा रहे? तो पहला पॉइंट आप यही लिखिए पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है। पित्तरस का निर्माण लीवर, हिंदी में यकृत में होता है तथा यह पित्ताशय में एकत्र होता है, तथा यह पित्ताशय, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में एकत्र होता है। चलिए आते हैं, पित्ताशय गॉल ब्लैडर में एकत्र होता है, यहां तक आपने देख लिया। अब देखिए, थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि धीरे पढ़ा रहा हूं। कमेंट में मत लिखा सर थोड़ा तेज हो जाएगा अभी, चलिए तुरंत तेज कर दे रहा हूं। देखिए ये है वसा। वसा क्या है? जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील यानी कि इनसॉल्युबल होता है। प्रश्न ये है कि वसा जल में अघुलनशील क्यों होता है? तो एग्जैक्टली यहां पर देखिए, ये जो वसा होता है इसकी संरचना में 2 प्रकार के चेन पाए जाते हैं। इसकी संरचना में एक चेन होता है जिसे बोलते हैं अल्फा चेन,
और दूसरा चेन होता है जिसे बोला जाता है बीटा चेन। तो ये जो वसा होता है इसमें अल्फा चेन और बीटा चेन ऐसे एक दूसरे से लिपटे होते हैं, और यही कारण है कि वसा जल में अघुलनशील होता है, क्योंकि ये अल्फा चेन और बीटा चेन एक दूसरे के ऊपर लिपटे होते हैं। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि इन चेन्स को अलग कर दें तो ये वसा जल में घुलनशील हो जाएगा। ये जल में अघुलनशील क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे से लिपटा हुआ है। अगर हम इस वसा को की चेन्स को आपस में सेपरेट कर दें, अलग कर दें, तो ये वसा जल में घुलनशील हो जाएगा। ये जो बाइल जूस होता है, जो पित्त रस होता है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जगह नहीं चाहे आपको बताने के लिए, फिर मैं पेज को चेंज करूंगा। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, ये जो बाइल जूस होता है, इस बाइल जूस में दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। एक होता है जिसे बोला जाता है बाइल सॉल्ट, और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, नाम जरूर याद रखिएगा, और दूसरे का नाम है सोडियम टॉरोकोलेट। ये दो प्रकार के बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट। और ये दोनों जो होते हैं वो डिटर्जेंट की तरह व्यवहार करते हैं, डिटर्जेंट की तरह। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि पित्त रस में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो डिटर्जेंट की तरह व्यवहार करता है। पित्त रस में ये बाइल सॉल्ट, पित्त लवण, या सोडियम टॉरोकोलेट या सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये दो ऐसे लवण होते हैं, दो ऐसे सॉल्ट होते हैं जो डिटर्जेंट की तरह व्यवहार करते हैं। और डिटर्जेंट की तरह व्यवहार करने का मतलब यह है कि वसा को जल में घुलनशील बना देते हैं, वसा को जल में घुलनशील बना देते हैं। और यह प्रक्रिया वसा का पायसीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया वसा का पायसीकरण कहलाती है। वसा का पायसीकरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाती है। समझ पाए? तो बाइल सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट जो कि डिटर्जेंट की तरह व्यवहार करता है, और व्यवहार करने का मतलब डिटर्जेंट की तरह कि ये जो वसा के अल्फा और बीटा चेन जो आपस में लिपटे हुए हैं, इनको क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है, सेपरेट, अलग अलग कर देता है। और यह घटना वसा का पायसीकरण कहलाती है। और अब ये वसा जल में घुलनशील हो जाता है और लाइपेज एंजाइम अब इस वसा को क्या करेगा? पचा डालेगा। क्लियर हुआ? यानी कि वसा जल में घुलनशील क्यों था? क्योंकि अल्फा और बीटा चेन आपस में लिपटा हुआ है। अगर हम अल्फा और बीटा चेन को आपस में खोल दें तो ये वसा जल में घुलनशील हो जाएगा। खोलने का काम कौन करता है? पित्त रस। पित्त रस क्यों कर पाता है? क्योंकि पित्त रस के पास बाइल सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट। ये सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट डिटर्जेंट की तरह बिहेव करता है और वसा के चेन्स को आपस में सेपरेट कर देता है और वसा जल में घुलनशील हो जाती है। यह घटना वसा का पायसीकरण कहलाती है। अब वसा का पाचन हो गया, वसा का पाचन हो गया। अब जरा सोचिए कि अगर ये पित्त रस ना होता, पित्त रस ना होता तो क्या वसा का पाचन हो पाता? क्योंकि अगर पित्त रस ना होता तो वसा को जल में घुलनशील ना बना पाती, और जब वसा को जल में घुलनशील ना बना पाती तो लाइपेज एंजाइम उस वसा को पचा भी ना पाता।
तो वसा को पचाने के लिए जरूरी क्या है? वसा को जल में घुलनशील बनाना। और वसा को जल में घुलनशील बनाने के लिए जरूरी कौन है? पित्त रस का होना। पित्त रस है तभी वसा का पाचन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो पित्त रस है इसमें बाइल पिगमेंट पाया जाता है। बाइल पिगमेंट जो कि दो प्रकार का होता है। पीले रंग से मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये पीले रंग का पदार्थ है। एक का नाम है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और दूसरे का नाम है बिलीवर्डिन। ये दो पीले रंग के विषैले पदार्थ होते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये दो पीले रंग के विषैले पदार्थ होते हैं। तो जरूरी है कि इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, इसे बॉडी से बाहर निकाला जाए। और ये काम कौन करता है? लीवर। लीवर का काम होता है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को रुधिर से छान करके बाहर निकाल देना। लीवर का काम है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को छान करके बाहर निकाल देना। यही कारण है कि हमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि लीवर है। लीवर उस बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को बाहर निकालता रहता है। लेकिन समस्या यह है कि जब लीवर रहेगा तभी तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को बाहर निकालेंगे। इसलिए जरूरी है कि लीवर सुरक्षित हो, लीवर सेफ हो। लेकिन लीवर सेफ नहीं रहता कब? जब आप शराब पीने लगते हैं। शराब का नाम सुनकर के आपके मन में हंसी आ रही होगी। कुछ लोगों का तो मूड बन गया होगा कि बस आज शराब का नाम सुबह सुबह लिया गया है तो दोपहर में आज बैठा जाएगा मैं खाने में। खंभा जो है आज, चलिए मेरे मुंह में पानी आने लगा है। देखिए, ये जो जब आप शराब पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, या संक्रमित जल, जरूरी नहीं आप केवल शराब ही पीजिए, कंटामिनेटेड वाटर, अशुद्ध जल, संक्रमित जल पीने लगते हैं तो लीवर को नुकसान होने लगा, लीवर डैमेज होने लगा है। और जब लीवर डैमेज होने लगता है तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा को वो बाहर नहीं निकाल पाता। जब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा बाहर नहीं निकलती तो इसकी मात्रा लगातार ब्लड में बढ़ने लगती है। भाई जब बाहर नहीं निकलेगा तो ब्लड में तो बढ़ेगा ही। तो रुधिर का रंग लाल होने के बजाय पीला होने लगता है। और जब रुधिर का रंग लाल होने लगता है, पीला होने लगता है, तो आपका शरीर भी पीला होने लगता है। तो कहा जाता है कि आपको ज्वाइंटिस या पीलिया हो गया है, कहते हैं पीलिया हो गया। और जब आपको ज्वाइंटिस होता है तो आप ब्लड चेक करवाते हैं तो उसमें यही चेक करते हैं कि कहीं ब्लड में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन तो नहीं है। अगर ब्लड में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, इसका मतलब कि आपको ज्वाइंटिस हो चुका है। तो आपके हाथ पीले होने लगे। हाथ पीला आपका दो ही समय हो सकता है, या तो आपका विवाह हो रहा हो या तो आपको ज्वाइंटिस हो गया हो। तो ये वाला जो हाथ पीला है, विवाह तो जो है हो नहीं रहा है, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक विवाह नहीं होगा। तो ज्वाइंटिस वाले से ही हाथ पीला हो रहा हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर मैंने कुछ चीजों को शब्दों में नहीं लिखाया है, केवल समझाने का प्रयास किया है। आप भी उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मैं इसको लिखाया नहीं हूं। थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये तो था दहड़ी के बारे में। अभी छोटी आंत के दो भाग और है ना, एक का नाम है मध्यांत्र और दूसरे का नाम है शेषांत्र। तो मध्यांत्र और शेषांत्र ये एक साथ आप हेडिंग बना लीजिए। इंग्लिश में इसे बोला जाता है जेजुनम और इलियम, और इसके बारे में लिखिए जेजुनम और इलियम के बारे में। पहला पॉइंट, मध्यांत्र तथा शेषांत्र में
मध्यांत्र तथा शेषांत्र में भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहां पर भोजन का सर्वाधिक अवशोषण यानी कि अवशोषण होता है। जल का सर्वाधिक अवशोषण, आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि जल का सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है। जल का सर्वाधिक अवशोषण शेषांत्र में यानी कि इलियम में होता है। कुछ लोग तो मध्यांत्र और शेषांत्र का नाम सुन करके लग रहा सोच रहे होंगे कि ये अस्त्र शस्त्र का नाम है। मध्यांत्र, शेषांत्र, ब्रह्मास्त्र, तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये अस्त्र शस्त्र का नाम है। ये अस्त्र शस्त्र का नाम नहीं है, ये अंगों के नाम होता है। कभी कभी जब आप त्रिभुज का नाम याद करिए, क्लास 4-5 में सुनते थे, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, तो उस समय आपको लगता था ये राक्षस का नाम है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये अंगों के नाम है, ये अस्त्र शस्त्र के नाम नहीं है। शेषांत्र में होता है, ये आपने देखा। अब देखिए यहां पर मनुष्य में भोजन का पाचन, मनुष्य में भोजन का पाचन शेषांत्र में पूर्ण हो जाता है। शेषांत्र में पूर्ण हो जाता है। और यहां पर एक पॉइंट बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, नोट में उसको लिखेगा। देखिए, छोटी आंत की दीवार में, छोटी आंत की दीवार में अंदर की ओर अंगुली की समान संरचनाएं पाई जाती हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, अंगुली की समान संरचनाएं पाई जाती हैं। अंगुली की समान संरचना पाई जाती है। जिसे विलाई कहते हैं। और ये भोजन के अवशोषण में सहायता करता है। विलाई जो होता है ये भोजन के अवशोषण में सहायता करता है। आपसे ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि विलाई कहां पर पाई जाती है, तो छोटी आंत में पाई जाती है। एकदम याद रखिएगा, ग्रहणी में, छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में विलाई पाया जा रहा है, जो भोजन के अवशोषण में या भोजन को नीचे सरकाने में सहायता करता है। तो ये था आपका मध्यांत्र और शेषांत्र। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पेज को मैं चेंज करने चल रहा हूं। तो नेक्स्ट पेज, बड़ी आंत के बारे में, तो हेडिंग डालिए बड़ी आंत। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। पहला पॉइंट, यह भी 3 भागों से मिलकर
बनी होती है। पहला सीकम, दूसरा बृहदांत्र, इंग्लिश में जरूर लिख लीजिएगा कोलन, और तीसरा मलाशय यानी कि रेक्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है। और आप जानते हैं ना, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। और इस सीकम के बगल में, और याद रखिएगा किधर बगल में, राइट या लेफ्ट, तो राइट साइड यानी कि दाहिने तरफ, सीकम के बगल में राइट साइड एक अंग होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, और ये सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। सेलुलोज का पाचन होता है तथा सीकम के बगल में अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स होता है जो सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। देखिए यहां पर आपने लिखा क्या है कि सीकम में किसका पाचन होता है, सेलुलोज का पाचन होता है, और सीकम के बगल में जो अपेंडिक्स होता है ये सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। ये बात मनुष्य के संदर्भ में सही नहीं है, मनुष्य के संदर्भ में सही नहीं है, ये बात केवल शाकाहारी जंतुओं के संदर्भ में सही है। तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, ये शाकाहारी जंतुओं के संदर्भ में बात कही गई है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, हिरन है, इन सब के संदर्भ में ये बात कही गई है। क्योंकि शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो घास फूस खाते हैं, तो उनमें सेलुलोज का पाचन होता है। गाय भैंस जो सूखी घास खाती हैं तो उनमें सेलुलोज का पाचन होता है, और इनके सीकम के बगल में जो अपेंडिक्स होता है वो सेलुलोज के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन कहां पर पूरा होता है। शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन सीकम में पूरा होता है, याद रखेगा। मनुष्य में भोजन का पाचन कहां पर पूरा होता है, तो मनुष्य में भोजन का पाचन, अभी मैंने बताया ना, मनुष्य में भोजन का पाचन शेषांत्र में पूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शाकाहारी जंतुओं में पाचन कहां पर पूरा होता है, तो शाकाहारी जंतुओं में पाचन सीकम में पूरा होता है। तो जब अपेंडिक्स का रोल मनुष्य में नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो सेलुलोज का पाचन नहीं करता, तो फिर मनुष्यों में अपेंडिक्स पाया क्यों जाता है, क्या जरूरी है अपेंडिक्स का। तो आज पाचन नहीं हो रहा है ना, पहले होता था। पहले होने का मतलब ये नहीं कि 1-2 महीना पहले होता था, पहले होने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में होता था, जब हम लोग आदि मानव की तरह थे, तब हम लोग सूखी घास खाते थे, उस समय सेलुलोज का पाचन हमारे बॉडी में होता था, इसलिए हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का कार्य था। लेकिन अब हमने हजारों वर्षों से सेलुलोज खाना बंद कर दिया है, इसलिए हमारे बॉडी में अब अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, और हमारे शरीर के वे अंग जिनका हम उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, और ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। तो नेक्स्ट पेज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आएंगे और वहीं पर ये पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पेज, और लिखे मनुष्य में
सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इसलिए मनुष्यों में अपेंडिक्स क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है, तथा विलुप्त होने की कगार पर है, तथा विलुप्त होने की कगार पर है। इसलिए मनुष्यों में अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग के रूप में गिना जाता है। तो आपसे यहां पर सवाल देखिए कितना पूछा जाता। पहला सवाल कि ये अपेंडिक्स जो होता है वो किसके बगल में पाया जाता है, तो ये जो अपेंडिक्स होता है वो सीकम के बगल में, किस तरफ, राइट साइड। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राइट साइड पाया जाता है कि लेफ्ट साइड, तो याद रखेगा राइट साइड। अपेंडिक्स किसके पाचन में सहायता करता है, सेलुलोज के पाचन में। तीसरा सवाल, मनुष्यों में कौन सा अंग अवशेषी अंग है, तो अपेंडिक्स जो है वो अवशेषी अंग है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, ये भी याद रखेगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में ये जो अपेंडिक्स छोटा हो रहा है, गायब होने की कगार पर है, का मतलब जैसे मान लीजिए पहले 10 सेंटीमीटर लंबा था तो 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर नहीं बचेगा, तो धीरे धीरे गायब होगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत गायब हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो। किसी किसी में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी किसी में कोई इन्फेक्शन हो जाने के कारण अपेंडिक्स बड़ा होने लगता है। तो जब बड़ा होने लगता है, बड़ा होने का मतलब मैंने इतना बड़ा हाथ कर दिया तो ये मत सोचिए कितना बड़ा हो जाता, पेट से बाहर निकल आएगा, ऐसा नहीं है। बड़ा होने लगता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि पूरा का पूरा अपेंडिक्स ही काट कर निकाल देते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, सर्जरी करके उस अपेंडिक्स को हटा देते हैं। क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं, फालतू अंग है तो उसको हटा देते हैं। इसी को कहते हैं कि फलाने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हेडिंग डालिए 2 अन्य भाग इसका। कौन? बृहदांत्र और मलाशय। मलाशय कोलन एंड रेक्टम। यहां पर पाचन कोई विशेष नहीं होता, पाचन होता ही नहीं। तो लिखिए इसका प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थ का अवशोषण करना तथा अपचित यानी कि बिना पचा हुआ भोजन जो उत्सर्जी पदार्थ है, मल त्याग करना, अपचित भोज्य पदार्थ का उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, उत्सर्जन
करना होता है, उत्सर्जन करना होता। उत्सर्जन मतलब आपने सोचा, उत्सर्जन करा मतलब जो भोजन नहीं पच पाया, जो अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे आप लोग कहते हैं मल, मल त्याग करना, जो फीसेस मैटर होता है उसको बाहर, इसका नाम है मलाशय। मलाशय, संधि विच्छेद करिए इसका। मलाशय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मल धन आशय, यानी कि उसको बाहर निकालना। समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। ये है आपका छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में, यानी कि भोजन का पाचन मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये है पूरा कंप्लीट जानकारी, छोटी आंत और बड़ी आंत तक। यानी कि ये पूरा का पूरा आपका पाचन तंत्र आज कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं एक फ्रेश हेडिंग, यानी कि ये है कुछ एडिशनल जानकारी पर। तो आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज ये रहा, हेडिंग है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण इंग्लिश में इसे बोला जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। अब देखिए, ये जो स्वांगीकरण होता है इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने भोजन को प्राप्त किया, भोजन को खाया, तो हमने इस भोजन का पाचन कर दिया। तो जब हमने भोजन का पाचन किया तो हमें दो चीजें प्राप्त हो गई, एक आवश्यक पदार्थ प्राप्त हुआ और दूसरा अनावश्यक पदार्थ प्राप्त हुआ। इस अनावश्यक पदार्थ को हमें शरीर से बाहर निकालना है। तो इस आवश्यक पदार्थ को क्या करना है, इस आवश्यक पदार्थ को ब्लड में मिला देना है, रुधिर में मिलाना है, ब्लड में मिलाना। भाई हमने रोटी खाया तो रोटी से हमें ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी तो मिलता है। तो हमें उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है। तो हमने उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला, लेकिन ग्लूकोज को क्या करेंगे। यानी कि किसी भी भोजन को खाने से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक आवश्यक पदार्थ भी मिलता है, दूसरा अनावश्यक। अनावश्यक को हमारा शरीर बाहर निकाल देगा और आवश्यक पदार्थ को ब्लड में मिला देगा। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में मिलाते हैं, उसे ही बोला जाता है क्या, स्वांगीकरण करना, एसिमिलेशन करना। आप खाते क्या हो, मान लीजिए कि आपने खाया गाजर, तो गाजर से आपको मिला क्या, विटामिन ए। आप सभी जानते हो कि गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है। तो जब आपने गाजर खाया तो क्या आपको केवल विटामिन ए मिला है बस? क्या गाजर से कुछ अवशिष्ट पदार्थ नहीं मिला? भाई आप गेहूं पिसवाते हो चक्की में, तो गेहूं को पिसवाने के बाद आपको आटा मिलता है, तो क्या आपको केवल आटा मिलता है, भूसी नहीं मिलता? भूसी को आप बाहर निकालते हो, आटे को यूज करते हो, चाल करके, चलनी से चाल करके आप उसको यूज करते हो। ठीक उसी प्रकार से जब हम कोई भी भोजन खाते हैं तो उस भोजन से हमें आवश्यक और अनावश्यक दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। अनावश्यक चीज को शरीर से हम बाहर निकाल देते हैं और आवश्यक चीज को ब्लड में मिला देते हैं। ब्लड में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ब्लड पूरे अंग में फैला हुआ है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, और ब्लड में अगर मिला देंगे तो फायदा यह होगा कि ब्लड उसको संपूर्ण अंग में पहुंचा देगा और सारे अंगों का विकास जो है वो आसानी से होता रहेगा। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को हम रुधिर में मिलाते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, स्वांगीकरण करना। तो नेक्स्ट, इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सुबह सुबह जब मैं यहाँ पर आऊँ पढ़ाने के लिए तो गाना गाते हुए आऊँ, लेकिन मुझे हमेशा ये 4 दिन से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा शर्म आता है कि पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं अच्छा गाता हूँ और कोई ये सोचे कि पता नहीं कैसे गा रहा है, लेकिन गा ऐसे रहा है जैसे अरिजीत सिंह ही है। तो ऐसा ये सोच करके मैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को, अपनी प्रबल इच्छा को मैं दबा देता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग क्लास छोड़ करके भाग आए, इसलिए मैं नहीं गाया। नहीं तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जैसे ही यहाँ पर प्रवेश करूँ तो आपको मतलब नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग उड़ान कुछ नहीं, सीधा गाना आपको सुनाऊंगे, फिर पढ़ाई कर। तो ऐसा है, देखते हैं कब हो पाता है। स्वांगीकरण में लिखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नागिन डांस भी कर दिया करो, तो मतलब परेशान मत होइए, भरपूर इंटरटेन किया जाएगा। नागिन डांस भी अगर आप कहोगे, टीचर जो है वो मंदिर का घंटा तो है ही, जहां चाहो जब चाहो तब बजा दो, तो आप कहोगे तो मैं नागिन डांस भी करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, भोजन से प्राप्त होने वाले, भोजन से प्राप्त होने वाले आवश्यक तत्वों को रुधिर में मिलाना, रुधिर में मिलाना स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण। और नेक्स्ट हेडिंग, क्रमानुकंचन गति। इंग्लिश में इसे बोला जाता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। इंग्लिश वाला वर्जन जरूर लिखा करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का मतलब होता है आहार नाल में जिस गति से भोजन नीचे जाता है। आहार नाल, जैसे यहां तक तो हमने मुख से में जब भोजन को डाला तो उसको फोर्सली यानी बलपूर्वक धकेल दिया, फिर यहां से अपने आप आसानी से नीचे जाता है ना। तो जिस गति के द्वारा भोजन नीचे जाता है उसे आहार नाल की गति या क्रमानुकंचन गति या इंग्लिश में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। तो लिखिए, वह गति जिसकी सहायता से भोजन आहार नाल में नीचे सरकता है। नीचे ही तो सरकेगा भाई, ऊपर तो आता नहीं है। ऊपर अगर आता है तो आपको वोमिटिंग, उल्टी होने लगती है, तो वो दूसरी चीज है। ये नीचे सरकता है, नीचे सरकता है, सही लिखा, सरकता है, उसी क्रमानुकंचन गति कहते हैं। तो ये था आज की क्लास। कल हम लोग इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। देखिए, आप अगर मैं चाहूं तो इस चैप्टर को यहीं पर पूरा कर सकता हूं, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल बचा है ना वो है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। तो मैं अक्सर वो जो आर्टिकल होता है वो मैं इसी चैप्टर में पढ़ा देता हूं, मतलब कि पाचन तंत्र में ही उसको मैं पढ़ा देता हूं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, विटामिन के बारे में, ये बहुत पूछा जाता है। तो जनरली मैं उसको यहीं पर पढ़ाता हूं। बाकी एक चैप्टर और, मतलब अगर थोड़ा सा और हाई लेवल पर जाकर के बात करें
तो इसमें बायोलॉजी में एक चैप्टर होता है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है जैविक अणु। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो ये चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन उस टॉपिक का अगर ये थोड़ा सा मैं इंटर वालों को पढ़ाता बायोलॉजी या फिर मेडिकल वालों को पढ़ाता, तो मैं यहां पर उसको ना पढ़ाता, मैं बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ाता और डिटेल में पढ़ाता। अब चूंकि सवाल तो निश्चित रहता है कि पूछा जाता है, इसलिए मैं उस टॉपिक से उठा करके यहां पर उसको एडजस्ट कर देता हूं इस चैप्टर में, क्योंकि जो चैप्टर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट यहीं पर चल रहा है, तो सारी चीजें यहीं पर मैं समेट देता हूं। तो कल मैं आपको आहार इस मतलब पाचन तंत्र में ही आपको मैं संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट के बारे में, यानी कि आपका हो सकता है कि 2 दिन में ये चैप्टर पूरा हो जाए, कल भी पूरा हो सकता है, परसों भी पूरा हो सकता है, रिलैक्स मोड में, और एक एक लाइन पर सवाल है इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता। मजबूरी है कि ऐसे चैप्टर में ऐसे आर्टिकल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो निश्चित है कि सवाल पूछ लेगा और हो नहीं पाएगा। तो मुझे भी अपना पोज बनाना है। पोज बनाने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए यहां से कोई सवाल आ गया तो मैं दिखाऊंगा, ये देखो मैं पढ़ाया था, मैंने फंसाया है। तो यहां पर बड़ा कंपटीशन होता है टीचर्स में कि वो फंसा पाए सवाल को, तो कोशिश यही रहती है कि फंसा दो, बाकी कोई फंसता नहीं है वो दूसरी चीज है। आइए आपके कमेंट को देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये रहा आपका कोर्स। क्लास कैसी लगी वो आप बताते रहिएगा। मजा आया कि नहीं आया, छा गया कि नहीं छा गया मैं, हाड़ू पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैं, वो आप कर बोल सकते हैं। रीना जी ने कहा है कि सर गा के सुनाइए अभी सर। हाँ कल सुनाता हूं। माधवी यादव, शानू, पूजा मौर्य, दीपिका, पूजा मौर्य, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको। इंदर जी ने लिखा है सर जूनियर में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ना होगा या फिर सर ओनली वन सब्जेक्ट से, क्योंकि सर मेरा ग्रेजुएशन बायो से है, प्लीज सर बताइए, बहुत कंफ्यूज है। भाई तीनों पढ़ना है आपको, तीनों पढ़ना है, तीनों। सुषमा शुक्ला, अनुप्रिया, श्वेता, प्रतिमा, कंचन, दीपशिखा, प्रतिमा, संदीप यादव, वंदना, गैंगवार, नाम तो काफी डेंजरस है, गैंगवार, अरविंद कुमार, सुमित कुमार मौर्य, प्रियंका सिंह, प्रगति, इंदर, शिवी, कृति, खुशबू, तनु, अनुराधा, विजय लक्ष्मी, प्रभात, राकेश, मोनिद्दीन, विजय लक्ष्मी, अजय कुमार, निशा, अंजलि, प्राची, प्रतिमा, श्रद्धा तिवारी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। कोमल गोस्वामी, सर माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी पढ़ा दीजिएगा, वेरी गुड। कल बता देता हूं आपको, इसका एक ट्रिक बता दूंगा जहां पर आप माइक्रो और मैक्रो को तुरंत याद कर लेंगे। मैं ऐसे हाथ करूंगा और मेरे हाथ से किरणें निकलेंगी और आपके मतलब दिमाग में जाकर के माइक्रो और मैक्रो समाहित हो जाएगा। परेशान मत होइए, कल मैं याद करा दूंगा आपको। चलिए
नहीं याद करा पाया तो ये मत सोचिएगा कहा था कि याद करा। कुछ लोग होंगे सोच चैलेंज को एक्सेप्ट, तुम कितना भी कर लो लेकिन मैं नहीं याद करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कल आपको एक ट्रिक बताया जाएगा। वेरी गुड। क्लास कैसी रहेगी रही वो जरूर। फिरदौस रजा सॉन्ग सुनाइए, फिरदौस सॉन्ग सुनाइए, फिरदौस गुड मॉर्निंग, शिखा, मीनाक्षी, नेहा, अभिलाषा, बंटी भाई, बंटी मेरे फ्रेंड का नाम है। इन्होंने लिखा है मौका मिला तो सामने बैठ के भी पढ़ूंगा। अच्छा, मौका मिलेगा तो सामने बैठ करके पढ़ेंगे। वेरी गुड, आ जाइए, आपका स्वागत है। मीनाक्षी जी, मेरा मैसेज नहीं पहुंच रहा, शायद आपका मैसेज आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। भारती जायसवाल, अतुल सिंह, आई एम फुली सेटिस्फाइड विथ यू सर, थैंक यू सो मच। अनुपम गुप्ता, सुपर क्लास, थैंक्स भाई। रेनू, सीमा उपाध्याय, अभिजीत, बंटी, अंजलि, सत्येंद्र, नेहा, मीनाक्षी, अभिलाषा, सीमा श्रीवास्तव, मीनू यादव, संजू, मीनाक्षी, ममता, चारू, दुर्गेश, भारती, कुलदीप, रोशनी, सत्येंद्र, उमेश, शालिनी मिश्रा, श्रद्धा पाठक, सबको गुड मॉर्निंग। हेमलता साक्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और नेक्स्ट बैच में देखिए यही होता है, हर पैनल को खोलना पड़ता है आपके कमेंट को देखने के लिए। अभी मैम नहीं आई हैं इसलिए मैं टाइम जो है थोड़ा ले रहा हूँ। बाकी मुझे भी कमेंट पढ़ कर बड़ा सेटिस्फैक्शन रहता है। राकेश कुमार भी, सर मेरा कमेंट नहीं देखा रहा है क्या? दिख रहा है भाई, स्क्रीनशॉट दे ले रहा हूं आपके कमेंट का मैं। हमारा कमेंट नहीं दिख रहा है सर जी? दिख रहा है। सुपर सर, बहुत अच्छा, थैंक्स भाई। गुड सर, थैंक यू। वंदना जी, ज्योति, शिखा अग्रहरी, किरण, निशा सिंह, निशा। निशा सिंह जी ने लिखा है सर प्लीज हेल्प मी, मेरे मोबाइल में कभी वीडियो चलती है कभी नहीं चलती, ऐसा क्यों? वही से कुछ प्रॉब्लम है, चंद्रा में कोई फोन भी नहीं उठाता है सर, प्लीज हेल्प। ओके निशा जी, मैं बात करता हूं, अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर किया जाएगा। राकेश कुमार जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थैंक्स भाई। स्मृति पांडे, गुड मॉर्निंग। निशा सिंह, कंचन अग्रवाल, स्मृति स्मृति स्मृति, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम आ चुकी हैं। अब क्लास आपकी चलेगी कंप्यूटर का, ठीक है? आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कोई क्लास कैसी लगी आपको, ये जरूर बताइए। और अब यहीं पर मैं जा रहा हूं, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिएगा और एंजॉय करिएगा। कामिनी चौधरी, सर केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट करवाया जाए जनवरी वाले बैच में? करवा दिया जाएगा, परेशान मत होइए आप। आपने जो कहा है उसको जरूर पूरा किया जाएगा। आज से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। कामिनी चौधरी, कोर्स कंप्लीट करवाया जाए, किसकी औकात है जो कोर्स नहीं कंप्लीट करवाएगा? जरूर पूरा होगा। कामिनी जी परेशान मत होइए आप। मेरे सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। साइंस का पार्ट, केमिस्ट्री फिजिक्स बचा है, प्लीज सर कंप्लीट करवाया जाए। कराया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा तो आप साफ दे दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।